चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे लीडरशिप फलसफे की जो बहुत मशहूर तो है पर उतना ही विवादित भी। और जानते हैं ये पैदा कहाँ हुआ? इराक के जंग के मैदान में। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जंग के मैदान में हुई एक भयानक गलती से एक पूरा लीडरशिप मॉडल तैयार हो गया। इस पूरे सफर को आज हम समझने वाले हैं। एक्सट्रीम ओनरशिप को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2006, जगह इराक का सबसे खतरनाक शहर रमादी। ये वो वक्त था जब अमेरिकी नेवी सील्स, आर्मी के जवान और उनके इराकी साथी एक बहुत ही मुश्किल और उलझे हुए ऑपरेशन में फंसे हुए थे। लड़ाई के उस शोर और धुएं के बीच एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आया। ये कोई दुश्मन नहीं था, ये एक ब्लू ऑन ब्लू घटना थी। मतलब अपनी ही फौज ने अपनी ही फौज पर गोली चला दी थी। नतीजा, एक साथी सैनिक की मौत और कई सील्स जख्मी। जब इस घटना की जांच शुरू हुई और सीनियर कमांडरों ने पूछा कि आखिर ये किसकी गलती थी, तो कई सील्स अपनी अपनी छोटी छोटी गलतियों को मानने लगे। लेकिन तभी उनके कमांडर जोको विलिंग सबसे सामने आए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये मेरी गलती थी। बस ये एक लाइन सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही वो लम्हा था जहां से एक्सट्रीम ओनरशिप के पूरे फलसफे की शुरुआत हुई। तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या है ये एक्सट्रीम ओनरशिप? ये एक ऐसी सोच है जहां एक लीडर अपनी टीम की हर कामयाबी और हर नाकामी की 100% जिम्मेदारी लेता है। मतलब कोई बहाना नहीं, किसी और पर उंगली नहीं उठाना। जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, जिम्मेदारी लीडर की है। और यहीं पे सारा खेल बदल जाता है। एक तरफ है ब्लेम गेम वाली सोच, मतलब कुछ भी गलत हो तो टीम को, हालात को या किस्मत को दोष दे दो। और दूसरी तरफ है एक्सट्रीम ओनरशिप, जो कहती है कि नतीजा जो भी हो, जिम्मेदारी मेरी है। और जैसे ही आप ये कहते हैं, सारी पावर आपके हाथ में आ जाती है कि अब इस मसले को हल कैसे करना है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब एक लीडर जिम्मेदारी लेता है ना, तो इसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता, ये पूरी टीम में फैलता है। उसके सीनियर उस पर भरोसा करने लगते हैं, उसकी टीम उसकी इज्जत करती है और धीरे धीरे टीम का हर सदस्य खुद जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। तो ये तो हुई सोच की बात, लेकिन इस सोच को असल में जमीन पर उतारा कैसे जाता है? चलिए अब इसके टैक्टिकल हिस्से को देखते हैं। इस फलसफे को अमल में लाने के लिए 4 बहुत ही सीधे साधे नियम बनाए गए हैं। और ये नियम सिर्फ जंग के मैदान के लिए नहीं हैं, बल्कि हर उस जगह के लिए हैं जहां हालात मुश्किल और तनाव भरे हों। और कमाल की बात देखिए, ये नियम सीधे सीधे जंग के मैदान से उठाकर कॉर्पोरेट दुनिया में भी लागू होते हैं। जैसे कवर एंड मूव का मतलब है कि अलग अलग टीमें एक दूसरे का साथ दें। सिंपल का मतलब है कि प्लान इतना आसान हो कि हर कोई समझ सके। प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट, यानी सबसे जरूरी काम को पहले निपटाओ। और डिसेंट्रलाइज्ड कमांड का मतलब है कि अपने जूनियर लीडर्स को फैसले लेने की आज़ादी दो। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये फलसफा बिना आलोचना के नहीं है। तो ये जानना भी जरूरी है कि इसकी सीमाएं क्या हैं और लोग इस पर सवाल क्यों उठाते हैं। आलोचकों का कहना है कि हर चीज की जिम्मेदारी लेना कभी कभी बड़ी और असली समस्याओं को छिपा सकता है। हो सकता है कि गलती लीडर की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की हो। और हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने से एक लीडर मानसिक रूप से थक सकता है, जल सकता है। और इस बात में दम भी है। देखिए, कुछ रिसर्च जैसे स्टैनफोर्ड के जेफरी फेफर का काम ये बताता है कि किसी टीम की परफॉर्मेंस में लीडर का हाथ सिर्फ 10% होता है। सिर्फ 10%, मतलब बाकी 90% तो बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और यहीं से इस विचार का अगला पड़ाव शुरू होता है। बात किसी एक चीज पर अड़े रहने की नहीं है, बल्कि एक संतुलन बनाने की है। खुद इस किताब के लेखकों ने भी बाद में इस विचार को और बेहतर बनाया। उनका मानना है कि एक लीडर की हर अच्छी क्वालिटी अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। एक अच्छी लीडर को इन 2 विरोधी ताकतों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। जैसे आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन घमंड नहीं। आक्रामक होना ठीक है, पर लापरवाह होना नहीं। डिटेल्स पर ध्यान देना अच्छा है, लेकिन जुनून की हद तक नहीं। एक लीडर को इन सभी चीजों के बीच का रास्ता निकालना होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि रिश्ते बनाना अहम है, लेकिन मिशन और पूरी टीम का हित हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो ये चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी लीडर के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने और बेवजह खुद को दोषी ठहराने के बीच की वो बारीक लकीर आखिर कहाँ है।